हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का 2023 के दूसरे सेट का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोग क्वेश्चन नंबर जितने थे 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था और एक में टोटल 6 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया था। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 में लिखा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन में स्टार लगाइए, हमारे सिलेबस में नहीं, उसको हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि एक मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो लिखा है उसके अनुसार पहले फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक मीनार है और इसके सामने ये कार आ रही है और इस मीनार के ऊपर एक आदमी है। तो पहले अनुमान कोण बनता है 30 डिग्री। ये हम लोग का 30 बनेगा, तो यहाँ भी 30 हो गया। फिर दिया है कि कुछ 6 सेकंड के बाद जो अनुमान कोण होता है वो 60 डिग्री होता है, तो यहाँ बन जाता है 60 डिग्री। हमको बताना है इसमें कि जब कार, यहाँ लिख देते हैं ए बी सी डी, पर नेम लिख देते हैं। यहाँ दिया क्वेश्चन में कि डी से सी तक आने में कार को लगता है 6 सेकंड का समय, 6 सेकंड लगता है। तो बताना है सी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जो मीनार की ऊंचाई है उसको मान लेते हैं हम लोग एच, और सी बी को मान लेते हैं एक्स, और डी सी को मान लेते हैं वाई। वाई मान लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार की चाल निकालेंगे। तो चाल निकालने के लिए हमको वाई दूरी निकालना पड़ेगा, एक्स भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लेते हैं इसमें त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधा आधा, यानी कि ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी का हम लोग माना है एच और बी सी है एक्स। तो हम एक्स का मान निकालेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा एच बटे √3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद हम हल करेंगे त्रिभुज ए बी डी में। पुनः त्रिभुज ए बी डी में इससे बन रहा है हम लोग का 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी डी। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ लिख देंगे 1/√3 बराबर ए बी है एच और बी डी हम लोग का कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस वाई। अब यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई को 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और √3 को 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √3h। अब समीकरण 1 से हम लोग इसमें x का मान रख देते हैं। x बराबर है h बटे √3, तो लिख देंगे h बटे √3 प्लस y बराबर √3h। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। अब हम इसमें हमको y का मान निकालना है, तो h बटे √3 को ले जाएंगे दाएं साइड। यहाँ लिखेंगे y बराबर √3h माइनस h बटे √3। इसका लिए एलसीएम लेंगे तो √3 से √3 में गुणा कर देंगे। हो जाएगा y बराबर 3 हो जाएगा, तो 3h माइनस h बटे √3। तो y बराबर निकल गया 2h बटे √3। ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी से सी तक जाने में जो कार है उसको 6 सेकंड का समय लगता है, 6 सेकंड का। तो हम लोग को दूरी पता होगी कि y दूरी इतनी है, तो जो चाल निकालेंगे कार की चाल, यहाँ लिखेंगे कार की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, दूरी हम लोग का y है, y लिख देंगे, और समय हम लोग का 6 सेकंड, तो 6 लिख देंगे। फिर बराबर में y बराबर निकला है 2h बटे √3, तो यहाँ लिख देंगे 2h बटे √3/6। ठीक है। और ये जो 6 है कहाँ गुणा हो जाएगा √3 में, क्या हो जाएगा हम लोग का बराबर में हम लिखेंगे 2h/6 गुणे √3। 2 से 6 कट गया 3 बार में, हम लोग की चाल आ गई। कार की चाल बराबर हो जाएगा h/3 √3।
तो जो कार की चाल है वो कितना हम लोग का निकला है, एच बटे 3/3 निकला है। अब हमको इसमें बताना है कि जो कार सी से बी तक जाती है तो इसको कितना समय लग रहा है। तो हमको चाल पता है और दूरी भी पता है, एक्स का मान निकला है, ये हम लोग का एक्स मान है समीकरण एक से। जब हम समय निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे कार को सी से बी तक जाने में लगा समय। तो समय बराबर हो जाएगा हम लोग का दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल, दूरी हम लोग की है एक्स और चाल है एच बट्टे 3/3, तो यहाँ लिख देंगे एच बट्टे 3/3। ठीक है। अब इसमें हम एक्स का मान रखते हैं समीकरण एक से। एच बट्टे √3 है तो एक्स का मान लिख देंगे एच बट्टे √3 बट्टे, अब ये हो जाएगा एच बट्टे 3/3। अब ये 3/3 ऊपर चला जाएगा, एच इसमें गुणा हो जाएगा, तो बराबर हम लिख देंगे एच बट्टे √3 गुणे 3/3 बट्टे एच। एच से एच कट गया, √3 से √3 कट गया, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर सी में लिखा है कि बिंदु ए -2, 2 और बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक रेखाखंड है ए बी। ए बी रेखाखंड दिया हुआ है, इसके निर्देशांक दिए गए हैं। ए का निर्देशांक दिया है -2, 2 और बी का निर्देशांक है 2, 8। और इसके बीच में बिंदु है जो इसको 4 भाग में बांटते हैं। तो मान लेते हैं ये बिंदु हम लोग का पी है, ये बिंदु क्यू है और ये बिंदु आर। अब ये 1, 2, 3, 4 भाग में बढ़ गया। तो इसको हल करने के लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जो ए का निर्देशांक है ये हो जाएगा हम लोग का x1, y1, और जो बी का निर्देशांक होगा ये हम लोग का होगा x2, y2। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है कि एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें x1 y1 और x2 y2 हमको पता है। अगर p का निर्देशांक निकालना है तो इसका हो जाएगा xy हमको निकालना है, तो इसके लिए हमको m1 m2 पता होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक a से p तक, p का निर्देशांक निकालना है तो a से p तक जो रेखा है ये एक भाग में बटा है, और p से यहाँ तक b तक कितने भाग में बटा है, 1, 2, 3, 3 भाग में बटा है। m1 बराबर हम लोग का हो जाएगा इसमें 1, m1 होगा 1 और m2 हो जाएगा 3। तो पहले हम निकाल लेते हैं p का निर्देशांक। p का निर्देशांक यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हो गया यहाँ एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, उसके बाद कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसमें हम इसका मान रखते हैं। तो m1 इसमें कितना है, m1 1 है, m2 3 है, तो हमें लिख देंगे m1 की जगह 1 गुणे फिर x2। x2 कितना है इसमें, x2 है 2, और x1 कितना है, x1 है -2। लिख देंगे x2 की जगह 2 प्लस m2 है 3 और x1 है -2 बटे m1 प्लस m2। 1 प्लस 3 फिर कॉमा m1 की जगह फिर 1 लिखेंगे। y2 कितना है, y2 इसमें है हम लोग का 8, हम 8 लिख देंगे, और y1 है 2। 1 गुणे 8 प्लस m2 है 3 और y1 है 2 बटे 1 प्लस 3। तो जाएगा हम लोग का 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 -6 बटे 4, कॉमा 8 1 कम 8 और 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 8 प्लस 6 बटे 4। घटाएंगे बचेगा माइनस का 4 बटे 4, कॉमा 8 6 14 बटे 4। 4 से 4 कट गया एक बार में, ये 2 से कटेगा 7 बार में, ये कट गया 2 बार में।
तो पी का निर्देशांक हो जाएगा -1, 7/2। ठीक है, और हम निकालेंगे इसमें क्यू का निर्देशांक। क्यू का निर्देशांक निकालना है अब हम लोग को। जब क्यू का निर्देशांक निकालेंगे इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक जो क्यू है, ये कितने भाग में बटा है? 2 भाग में। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, 2 भाग। और फिर क्यू से लेके बी तक ये भी 2 भाग में बटा है। तो M1 भी हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, और M2 भी हमारा 2 होगा। और जो x1 y1 x2 y2 हम लोग का सेम रहेगा। तो फॉर्मूला के अनुसार पहले लिख लेंगे एक्स वाई बराबर, पहले M1 है, M1 है हम लोग का 2। तो यही फार्मूला हम लोग का M1 गुणे x2 प्लस M2 गुणे x1। तो M1 की जगह 2 लिखेंगे, और x2 हमारा कितना है? x2 है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस उसके बाद फिर M2 भी 2 है, गुणे y2 है -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे। M1 प्लस M2 तो 2 प्लस 2, फिर कॉमा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे M1 y के लिए, तो M1 हमारा 2 है, M1 गुणे y2, तो y2 कितना है इसमें? 8 है, तो 8 लिख देंगे, प्लस उसके बाद है फिर M2 y1, तो M2 भी 2 है, और y1 कितना है? y1 भी 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, बटे M1 प्लस M2, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 में -2 से गुणा करेंगे, ये होगा -4/4, कॉमा 8 दूनी 16, और 2 दूनी 4 बटे 2 दूनी 4। तो इसमें 4 में 4 घटाएंगे तो 0/4, तो हो जाएगा 20/4। 4 से 20 कट गया 5 बार में, और 0 से 4 भाग देंगे तो 0 ही होगा। इसका निशान निकल गया 0,5। अब हमको निकालना है इसमें आर का निर्देशांक। तो आर का निर्देशांक निकालने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक आर तक ले जाते हैं, तब ये कितना भाग हो इसमें? 1, 2, 3 भाग हो, तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 भाग। यानी कि M1 होगा हम लोग का 3, और M2 हो जाएगा 1, और x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा। तो अब यहाँ हम इसमें लिख लेंगे आर का निर्देशांक बराबर, पहले है M1, तो M1 है 3, M1 गुणे x2, x2 हमारा इसमें कितना है? 2 है, तो 2 लिख देंगे, प्लस उसके बाद M2 है 1, और x1 है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, बटे M1 प्लस M2, तो 3 प्लस 1, कॉमा। उसके बाद फिर y वाले में आ जाएंगे, तो M1 y2 है, तो M1 हमारा है 1, y2 है 8, प्लस फिर M2 है 3, सॉरी, M1 हम लोग का इसमें 3 है, तो M1 3 लिखेंगे, और y1 की इसमें y2 कितना है? 8 है, तो 8 लिख देंगे, प्लस उसके बाद M2 है 1, और y2 है y1 इसमें 2, तो 2 लिखेंगे, बट्टे 3 प्लस 1। ये हो जाएगा हम लोग का 3 दूनी 6, -2/4, फिर कॉमा 8 तरीके 24, और प्लस 2/4। 6 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 4/4, कॉमा 24 से 2 हो गया 26/4। तो 4 से 4 कटेगा एक बार में, 26 कटेगा 2 से 13 बार में, 4 कट गया 2 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1,13/2। क्वेश्चन नंबर डी में लिखा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 19/20 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि जो अंश है वो हर से 3 कम है। तो इसमें भिन्न के लिए मान लेते हैं हर x है, माना हर x है, तो अंश कितना हो जाएगा? अंश 3 कम है हर से, तो अंश बराबर हो जाएगा हम लोग का x-3। तो भिन्न हमारा हो जाएगा, मूल भिन्न हम लोग का हो गया। भिन्न का होता है अंश बटे हर, अंश है x-3 और हर है x, ये हम लोग का हो गया मूल भिन्न। फिर इसमें क्वेश्चन में लिखा है यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, तो नई भिन्न मूल भिन्न का योग 19/20 है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें नई भिन्न। तो नई भिन्न बराबर, इसमें लिखा है कि दोनों जो हमारा भिन्न है x-3/x, दोनों में कितना जोड़ा जाता है? 2। तो अंश में भी 2 जोड़ा जा रहा है,
और हर में भी 2 जोड़ा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा तब? x माइनस एक, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 होगा, और x प्लस 2। ठीक है। अब इसके बाद हम हल करेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में लिखा है कि नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 है। तो नई भिन्न हमारा है x माइनस एक बटा एक्स प्लस दो। लिख देंगे x माइनस एक बटे एक्स प्लस दो प्लस, और मूल भिन्न है हम लोग का x माइनस 3/, एक्स बराबर कितना दिया है? 29/20। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x गुणे एक्स प्लस दो। अब x से गुणा कर देंगे x माइनस एक में, तो x में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर x में x गुणा करेंगे तो माइनस एक्स प्लस, अब x प्लस दो एक्स माइनस तीन को गुणा करेंगे तो यहाँ हम लिख लेते हैं x माइनस तीन गुणे एक्स प्लस दो बराबर 29/20। तो ये हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, अब ब्रैकेट हटाएंगे गुणा करेंगे, एक से पहले एक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक से दो में तो दो एक्स, फिर माइनस तीन से एक्स में माइनस तीन एक्स, माइनस तीन से दो में तीन दूनी छः, माइनस छः बटे, अब यहाँ हटाएंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो एक्स में एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, और एक्स में दो से दो एक्स बराबर 29/20। अब यहाँ जोड़ेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ लिख लेंगे 2x स्क्वायर, इसके बाद माइनस एक्स और माइनस तीन एक्स, माइनस का 4x और प्लस का 2x, तो घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का -2x। इसके बाद प्लस छः, माइनस का 6 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 29/20। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को ले जाएंगे बाएं साइड और एक्स स्क्वायर प्लस 2x ले जाएंगे दाएं साइड, तो 20 से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर में तो हो जाएगा हम लोग का 40x स्क्वायर। फिर 20 से माइनस 2x को गुणा करेंगे, माइनस का 40x, 20 से माइनस 6 में -120 बराबर, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x से गुणा करेंगे 29 से तो हो जाएगा 29x स्क्वायर प्लस 29 दूनी 58x। अब इन दोनों पदों को ले आएंगे हम लोग बाय साइड, ये हो गया 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 माइनस 29x स्क्वायर माइनस 58x बराबर 0। तो इसको घटा देंगे तो 40x स्क्वायर में से 29x स्क्वायर घटाएंगे, बचेगा हम लोग का 11x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 58x हो जाएगा माइनस का 98x और माइनस 120 बराबर 0। अब हमको गुणनखंड करने के लिए 11x स्क्वायर को गुणा करना है 120 से, तो जब गुणा करने पर ये कितना आएगा? ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का 1320 एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसमें जो -98x, इसको दो पदों में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -98 हो जाए और गुणा करने पर कितना हो जाए? 100 माइनस का 1320 एक्स स्क्वायर हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? 1320 का निकालेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड, इसको दो से भाग देंगे, दो छक्के 12, दो छक्के 12, 0 हो गया। फिर दो से भाग देंगे 330, फिर हम लोग दो से इसको भाग देंगे, दो एकम दो, दो छक्के 12, दो पचे 10। फिर उसके बाद फिर से इसको तीन से भाग देंगे तो तीन पचे 15, तीन पचे 15, फिर पाँच से भाग देंगे 11 बार में, फिर 11 से 11 कट गया एक बार में। ठीक है। अब इसको हमको अरेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको गुणा कर लेंगे, दो दूनी चार, फिर चार तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 हो जाएगा। ठीक है। 36 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 180, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम उसके लिए फिर क्या करेंगे? तो हम फिर से इसको अरेंज करते हैं। अब हम इसको लिखते हैं आप 11 पचे 55। ठीक है। और 55 में दो से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110, फिर तीन में दो से गुणा करते हैं, तीन दूनी छः, छः दूनी 12, 110 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 98 और गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1320। इसको हम लिख सकते हैं 11x स्क्वायर माइनस 110x प्लस 12x माइनस 120 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन है 11x, तो 11x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का x माइनस 10, फिर इसमें प्लस का 12 कॉमन लेंगे
तो यहाँ बचेगा एक्स, और 12 दाम 120, तो माइनस का 10 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा हम लोग का एक्स माइनस 10, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 12 बराबर 0। तो एक बार हम लिखेंगे एक्स माइनस 10 को 0 के बराबर, एक्स माइनस 10 बराबर 0, या एक्स प्लस 12 बराबर 0, एक्स बराबर हो जाएगा 10, या एक्स बराबर -12। तो भिन्न तो माइनस में होगा नहीं, तो ये कट जाएगा, तो एक्स बराबर हम लोग क्या 10। अब हमको बताने से मूल भिन्न, तो मूल भिन्न हमारा क्या है, एक्स माइनस 3/x। भिन्न हमारा है एक्स माइनस 3/x। एक्स का मान निकला है 10, तो 10 माइनस 3/10 घटाएंगे तो हो जाएगा 7/10। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर एक में लिखा है निम्नलिखित बारहमासा बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर है बारंबारता। दोनों को हम लिख लेते हैं पहले। वर्ग अंतराल दिया इसमें 20 से 60, उसके बाद है 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, और 350 से है 450। बारंबारता दिया हुआ है 7, 5, 16, 12, 2 और 3। तो कभी भी हम जब निकालते हैं माध्य, तो जो वर्ग अंतराल दिया है उसका हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह निकालते हैं। बारंबारता को सूचित करते हैं हम लोग एफ आई से, और निकालते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को सूचित करते हैं हम लोग एक्स आई से। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो हमारा वर्ग अंतराल दिया रहता है, ये जो वर्ग अंतराल है, इसमें दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो 20 और 60 को जोड़ेंगे तो 80 होगा, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 40। उसी तरह 100 और 60 को जोड़ेंगे तो 160, और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 80। इसमें जो वर्ग अंतराल है सबका अंतर बराबर नहीं है। यहाँ 40 का अंतर है, यहाँ भी 40 का अंतर है, फिर यहाँ 50 का अंतर हो जा रहा है, फिर यहाँ 100 का अंतर हो जा रहा है। तो इस तरह का जो अंतर दिया हुआ है उसको हम लोग जिस तरह वर्ग निकालते हैं माध्य उससे ही निकालेंगे। सबका अलग अलग हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे और फिर उसको हम हल करेंगे। तो 100 और 150 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250, और ये 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 250। 150 और 250 इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 400, और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 200। फिर 250 और 350 इसको जोड़ेंगे तो होगा 600, 2 से भाग देंगे तो 300। 350 और 450 इसको जोड़ेंगे होगा 800, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 400। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, ये फाई गुणे एक्स आई। तो इससे हम गुणा करेंगे 7 से 40 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, तो 280 हो गया। फिर 5 से 80 में 400, 16 गुणा करेंगे 250 में, ये गुणा करने पर हो जाएगा हम लोग का 2000। उसके बाद फिर 12 गुणा करेंगे 200 में, तो यहाँ गलत हो गया हम लोग का। 100 और 150 को जब जोड़ेंगे तो 250 या 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 125, यहाँ हम लिखेंगे 125। फिर 16 और 125 को गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2000। फिर 12 में 200 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 100 हो गया। 2 में 300 से गुणा करेंगे 600, फिर 3 में 400 से गुणा करेंगे हो जाएगा 1200। अब इसके बाद हम यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ आई, सबको जोड़ेंगे। 7 5 12, 16 28, 12 30, 40, 2 42, 3 45, ये हो गया हम लोग का 45। फिर हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सबको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 6800। ठीक है, अब हमको निकालना है माध्य। तो माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लोग का 6880 बटे ये दिया हुआ 45। तो भाग देंगे तो भाग देने पे हम लोग का आएगा 152.888 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 अंक तक लिखेंगे तो हो जाएगा 152.89। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो,
तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है डी ई एफ। तो इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले हम लिख लेंगे गिवन में। तो दिया है कि त्रिभुज में एक इनके एक संगत कोण बराबर है, जैसे कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ है, ठीक है। और ए बी का संग इसमें ए बी की समानुपाती भुजा कौन सी है, डी, तो ए बी बट्टे डी बराबर दिया हुआ है ए सी बट्टे डी एफ। तो लिख देंगे कोण ए बट्टे कोण डी डी गिवन है, और ए बी बट्टे डी बराबर दिया हुआ है ए सी बट्टे डी एफ। तो हमको सिद्ध करना है इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी एफ के। तो इसमें हम करेंगे रचना, कंस्ट्रक्शन करेंगे। रचना में करेंगे कि यहाँ लिखेंगे, लिख देते हैं पी क्यू, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज डी एफ में पी क्यू इस प्रकार खींचा कि ए बी बराबर डी पी हो जाए और डी क्यू बराबर हो जाए ए सी। तो इसमें हम यहाँ लिख देंगे रचना में डीपी डीपी बराबर ए बी तथा ए सी बराबर डी क्यू खींचा। अब हम लिखेंगे प्रूफ में, उपपत्ति में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू को सिद्ध करेंगे सर्वांगसम। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी बराबर है डी पी, रीजन में क्या लिखेंगे, रचना से, रचना से बराबर है कोण ए बराबर कोण डी, ये दिया है, और ए सी बराबर डी क्यू, ये भी है किससे, रचना से। तो दोनों त्रिभुज हो जाएगा सर्वांग सम। तो कौन सा नियम लग रहा है, साइड एंगल साइड, इसलिए लिख लेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी पी क्यू के। और रूल लग रहा है हम लोग का साइड एंगल साइड। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो यानी कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी तो पहले से दिया हुआ है। फिर हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण पी, और कोण सी बराबर कोण क्यू, ठीक है। पुनः अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी बट्टे डी बराबर है ए सी बट्टे डी एफ, ठीक है, ये गिवन है। तो हम लोगों ने रचना से क्या लिखा था कि इसमें ए बी किसके बराबर है, डीपी के, और ए सी बराबर है डी क्यू के। तो ए बी के जगह लिख देंगे डीपी, हो जाएगा हम लोग का डीपी बट्टे डी बराबर, ए सी की जगह हम लिख सकते हैं डी क्यू बट्टे डी एफ। यहाँ हमको लाना है डीपी बट्टे पी बराबर डी क्यू बट्टे क्यू ई। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा डी बट्टे डीपी बराबर डी एफ बट्टे डी क्यू, ठीक है। हमको डी में से डीपी को माइनस करना है, तब हम लोग का आएगा पी। इसी तरह डीएफ में से डीक्यू को माइनस करना है, तो हम दोनों साइड में एक घटा देंगे, दोनों पक्षों में एक घटाने पर। जब एक घटाएंगे, यहाँ लिख देंगे डी बटे डीपी माइनस एक बराबर
डी एफ बटे डी क्यू माइनस एक। तो इसका एलसीएम हो जाएगा डीपी। डी में से डीपी को एक में गुणा करें तो डीपी हो गया, डी में से डीपी घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का पी। यहाँ ऊपर लिख देंगे पी बराबर, उसी तरह डीएफ में से डीक्यू घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हम लोग का क्यू एफ बटे डी क्यू। अब थेल्स प्रमेय से के विलोम से क्या होता है कि अगर जैसे दिया हुआ है एक त्रिभुज है, ए बी सी मान लेते हैं त्रिभुज है, और इसमें ये दिया हुआ है डी। अगर ए डी बटे डी बी बराबर हो ए बटे ई सी तो डी समांतर होगा बी सी के। थेल्स प्रमेय के विलोम से होता है। उसी तरह अगर डी पी बटे पी बराबर है पी क्यू बटे क्यू एफ, यानी कि पी क्यू समांतर होगा ई एफ के, तो तब हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए पी क्यू समांतर है ई एफ के। और कौन से रूल से है? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है। तब जब यानी कि तब बराबर होंगे, पी क्यू समांतर है, ये पी क्यू समांतर ई एफ के है, तब ये दोनों समांतर होगा, तो कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा संगत कोण। उसी तरह कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण एफ संगत कोण। तो लिख सकते हैं कोण पी बराबर कोण ई संगत कोण है। इसी प्रकार कोण क्यू बराबर है कोण एफ, ये भी है संगत कोण। लेकिन ये जो कोण ई है, ठीक है, इसमें कोण पी बराबर कोण ई दिया है, और क्यू कोण क्यू बराबर कोण एफ है, लेकिन इसमें कोण किस पी किसके बराबर है? बी के बराबर है, और कोण क्यू किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो यानी कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, इसलिए हम लिख सकते हैं तब कोण बी बराबर कोण ई है, और कोण सी बराबर कोण एफ, और कोण ए बराबर कोण दिया डी दिया ही है, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। और ये हम लोग को सिद्ध करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसको भी नहीं हम लोग को सॉल्व करना है। अथवा में दिया है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया, मान लेते हैं ये नदी की धारा की चाल होगी, जिस दिशा में नदी बह रही है, और ये हम लोग का बोट नाव हो गया। तो जब धारा की चाल और नाव की चाल एक ही दिशा में होगी तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, और जब तो इसको हम कहते हैं धारा के अनुकूल चाल, और जब उल्टा जाएगा तो हो जाएगा धारा के प्रतिकूल चाल। जब धारा के प्रतिकूल चाल होगा तो नाव की चाल में से हम धारा की चाल को घटा देंगे। तो पहले इसमें हमको निकालना है धारा की चाल, तो यहाँ लिख लेंगे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी है अट- दूरी दिया हुआ है 24 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 24 किलोमीटर। नाव की चाल है, नाव की चाल दिया हुआ 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले हम निकालेंगे नाव की चाल जब धारा के अनुकूल है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो जब अनुकूल होगा, धारा के अनुकूल एक ही दिशा में जब पानी का भी चाल होगा और नाव का भी होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब धारा के अनुकूल हम समय निकाल लेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी है 24 और चाल है 18 प्लस एक्स, और हम समय निकाल रहे हैं, लिख देंगे घंटा आवर्स। इसको फिर हम निकालेंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगा? ये हो जाएगा हम लोग का 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें भी हम समय निकाल लेंगे, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है 24 और चाल है 18 माइनस एक्स घंटा। ठीक है,
अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब नाव वापस आती है, यानी कि धारा के प्रतिकूल आती है, तो उसको 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो समय किसमें ज़्यादा लगेगा? इस वाले में, क्योंकि इसमें नाव की चाल कम हो जाएगी। जब धारा विपरीत दिशा में नाव आएगी तो उसकी चाल कम हो जाएगी, और जब धारा के दिशा में जाएगी तो नाव की चाल ज़्यादा होगी। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और बराबर में लिख देंगे 1। 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1। अब इसमें हम ले लेंगे इसमें एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 18 माइनस एक्स गुणा 18 प्लस एक्स। 18 प्लस एक्स से 24 से गुणा करेंगे, और 18 माइनस एक्स से भी 24 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा। इसका एलसीएम हो गया हम लोग का 18 माइनस एक्स गुणे 18 प्लस एक्स, तो 24 गुणे 18 प्लस एक्स माइनस 24 गुणे 18 माइनस एक्स बराबर 1। अब ये ए माइनस बी प्लस बी का फॉर्म में है, तो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का 18 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और 24 में 18 से गुणा करेंगे। जब हम 24 में 18 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग। 24 गुणे 18, 18 चौके 72, हासिल बचा 7, 18 दूनी 26, 26 में 7 जोड़ेंगे तो 18 दूनी 36 होगा। 36 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43, यानी कि 432। हम लिख देंगे 432 प्लस 24x माइनस, फिर हो जाएगा माइनस का 432 माइनस 24 और माइनस एक्स, तो हो जाएगा प्लस का 24x बराबर 1। तो माइनस 432 प्लस 432 कट गया। 24x और 24x हो जाएगा 48x बटे 18 का होल स्क्वायर। तो हम 18 का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो 18 गुणे 18, 8 8 64 का 4, हासिल बचा 6, 8 6 14, फिर यहाँ हो गया 18, 4 8 4 12 को 2 1 2 324। ठीक है, हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब इसको हम ले आते हैं दाएं साइड। हो जाएगा 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों पदों को ले आते हैं बाएं साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस 324 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको हमको गुणनखंड करना है, तो माइनस 324 से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर में हो जाएगा माइनस 324 एक्स स्क्वायर। अब बीच वाला जो पद है 48x, इसको दो पद में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 48 हो जाए, गुणा करें 324 हो जाए। तो हम यहाँ निकालेंगे 324 का पहले अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 162। फिर 2 से 162 भाग देंगे 81 बार में। फिर 3 से 81 में भाग देंगे 27 बार में। फिर 3 से 27 से भाग देंगे 9 बार में। फिर 3 से 9 में 3 बार में, फिर 3 से 3 कट गया 1 बार में। तो हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद 3 दूनी 6, फिर 3 छक्के 18, 3 54। तो 54 में से हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 48। ठीक है, और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 324। इसको हम लिख सकते हैं अगले पेज में, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 48x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 48। इसमें से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 48 बराबर 0। तो x प्लस 48 एक ब्रैकेट में, और x माइनस 6 एक ब्रैकेट में लिखेंगे। x प्लस 48 बराबर 0, या x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर हो गया माइनस का 48। ये तो होगा नहीं आंसर, माइनस में तो नाव की चाल होगी नहीं, धारा की चाल। तो x बराबर हो गया 6, तो धारा की चाल होगी, धारा की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, और ये भी क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे।